बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी क्योंकि गुज़िश्ता दिन 28 मई गुजरा है और 28 मई को योम तकबीर के नाम से याद किया जाता है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे आज से 23 ईयर अगो इन 1998 मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। उसको याद किया जाता है और ये दिन मनाया जाता है। आज इस चीज को डिस्कस करने का मकसद जो है बेसिकली ये है कि क्या इन 23 सालों में या इससे पहले हम न्यूक्लियर पावर तो बने 23 साल हो गए, लेकिन क्या हमने वो अचीवमेंट कर ली जो एज ए न्यूक्लियर पावर आपके पास होनी चाहिए? क्या हम इस काबिल हुए या सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, इसके अलावा और चीजें हमारे पास नहीं है? उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक दूसरा इशू जो पाकिस्तान में बड़ा कॉमन होता जा रहा है और स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर सहाफियों के ऊपर अटैक्स होना, क्या वजह है? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जो कुछ लोग कहते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा है, ये हमले हो रहे हैं और मसाइल हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। उसका भी हम जिक्र करेंगे। उसमें मतीउल्लाह जान साहब है असदतूर पे, अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले अटैक हुआ उसके घर में। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, वजूहात इसकी क्या है और क्यों, क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं जो लोग ये करते हैं, किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हालांकि बदनामी इससे ज्यादा हो रही है, नेकनामी तो खैर इससे हो नहीं सकती। आज दो बड़े जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से आरजू काजमी और मेरे दूसरे दोस्त किस्वर क्लासरा साहब। दोनों को आप हिंदुस्तानी चैनल्स पे भी देखते हैं और पाकिस्तान में भी काफी जाने माने जाते हैं। आप दोनों को थैंक यू कहूंगा शो ज्वाइन करने के लिए। सर थैंक यू। अच्छा किशोर भाई, स्टार्ट करते हैं आरजू से। आरजू, एक तो ये कि न्यूक्लियर पावर कल 23 साल हमें हुए, हमने इस दिन को मतलब सेलिब्रेट किया। योम तकबीर के हवाले से इसको हर साल मनाया जाता है, बल्कि कल सीपेक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था उसका इफ्तिताह इमरान खान साहब ने इसी दिन किया। हालांकि 2-3 महीनों से ये चीजें लटकी हुई थी और वो कहते थे कि अभी इफ्तिताह करेंगे, अभी इफ्तिताह करेंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने रशक्कई इकोनॉमिक जोन का कल इफ्तिताह भी किया 28 मई को। लेकिन हमारा फोकस है एज ए न्यूक्लियर पावर। क्या हम वो पावर बन सके जो एक न्यूक्लियर पावर होता है दुनिया का, उसके पास जो चीजें होती हैं या जो अपने मसाइल को वो ओवरकम करता है, लोगों की जिंदगियां बेहतर होती हैं, ये सारी चीजें हैं या सिर्फ हम एक न्यूक्लियर पावर है? फखर, मेरे ख्याल से हम सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर बन पाए, और वो भी ऐसे कि जैसे कहा जाता है, कई लोग आज भी कहते हैं, चाहे वो डॉक्टर परवेज हूर भाई हो या दूसरे लोग, कि इतनी हिफाजत हमें जितनी हिफाजत करनी पड़ती है अपने न्यूक्लियर वेपन्स की, शायद उतनी हिफाजत वो हमारी नहीं करता। और जिस तरह से हमने बनाया था उस टाइम पे, और एक कंपटीशन सा चल रहा था जो हमारा हमेशा भारत के साथ रहता है कि अगर भारत कुछ करेगा तो हमें भी करना है। और इसी चक्कर में जब भारत ने बनाया था, खैर उन्होंने तो 24 या 22-23 साल पहले हमसे बना लिया था, लेकिन हमने भी किसी ना किसी तरीके से वो जो भुट्टो साहब कहते थे कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो वही अब नौबत आ गई है कि घास खाने पे आ गए हैं। और बिल्कुल एक अननेसेसरी चीज थी, उसको अवॉइड भी किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई नहीं हुए। हमारे ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगे। इवन डॉक्टर कदीर खान, अब्दुल कदीर खान, उनको भी आप जानते हैं कि कितने दिन तक उन्हें नजरबंद रखा गया और कहा गया कि जी इनके ऊपर तरह तरह के जो कहना चाहिए एलिगेशंस लगे उनके ऊपर। तो कोई खास फायदा हुआ नहीं, सिवाय इसके कि हाँ एक न्यूक्लियर पावर हम बन गए और कहलाते हैं, लेकिन जाहिर है उसकी हिफाजत में पैसा खर्च होता है, उसे बनाने में पैसा खर्च हो रहा है, और ये न्यूक्लियर एसेट्स हरगिज चलाने के लिए नहीं होते। और हमारे मिनिस्टर्स स्पेशली शेख रशीद साहब अक्सर ही कहते रहते हैं कि ये हमने दिखाने के लिए नहीं बनाया, जो कि एक बहुत ही नॉन सीरियस स्टेटमेंट मैं मानती हूँ कि आप करते हैं। और इस तरह की इमोशनल किस्म की जो कौमें होती हैं, जो चाहे वो भारत हो या हम हो, उनको ये इस तरह की चीजें मेरे ख्याल उनके पास नहीं होनी चाहिए कि किसी वक्त भी कोई जज्बात में आके और चला दे, क्योंकि यहाँ पे भी इसी तरह के लोग हैं जो भारत में हैं। और सबसे बड़ी बात अगर सिर्फ पाकिस्तान की जाए
तो पाकिस्तान को उससे कोई खास फायदा हुआ नहीं, सिवाय इसके कि हमारा एक बहुत बड़ा बजट उसमें लग गया और अभी भी उसकी हिफाजत के लिए भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं और सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई है। और ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले कहा कि डॉक्टर कदीर खान जो है उनको भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पे देखा ठीक, जाता है। बिल्कुल। अभी तक बेचारे मतलब E7 में रहते हैं ना, घर से बाहर आ सकते हैं, कभी कभार सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, केस लगा हुआ है अभी तक उनका, पता नहीं शायद 23 साल से तो ज्यादा 20-22 साल हो गए। क्लासेस साहब, आपसे पता करूंगा, आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप भी चीजों को बड़े करीब से देखते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं आप, और नजर होती है तकरीबन हर चीज के ऊपर। एज ए न्यूक्लियर पावर हम बने, आज 23 साल हो गए इस चीज को। बहुत अच्छी बात है कि हम दुनिया के उन 200 मुल्कों में से सिर्फ 7 ममालिक वो हैं जो इनके पास ओपनली, मतलब वो कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। क्या हमें इन 23 सालों में फोकस नहीं कर लेना चाहिए था बाकी चीजों के ऊपर? ठीक है, हमने अच्छा किया, हमने एक जिद के तौर पे कहें, ये मुकाबले के तौर पे कहें, या जिसके तौर पे भी हम कहते हैं हिंदुस्तान ने कोई चीज कर ली तो फिर हम कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने इसके साथ साथ क्लासेस साहब और भी बहुत सारी चीजें की हैं। फखर, थैंक यू वेरी मच टू हैव मी ऑन द शो वंस अगेन। आपने बहुत बेहतरीन टॉपिक आपने चॉइस किया है। मैं आपको बताऊं कि आज़िज़ साहिबा ने जो एक मंजर कशी की है, वो उनके अपने थॉट से और बड़ा बेहतरीन तरीके से उनको इन्होंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम उनसे डिसएग्री करूंगा। मतलब आप ये देखें कि जब इंडियंस ने धमाके किए थे, न्यूक्लियर स्टेट वो बन गए, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आ गया था पाकिस्तान का और इंडिया का हमेशा से, सिंस 1947 जब ये डिवीजन हुई थी, तो उसके बाद से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मामला थे वो हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब जिस दिन को मनाने के लिए, जिसके हवाले से हम गपशप अभी कर रहे हैं, 28 मई को, ये बड़ा लैंड बॉक्स डिसीजन था जिसमें सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा कि हमें धमाका कर लेना चाहिए। धमाके से पहले तक जब आप सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करते हैं तो हम हमेशा ऐसे समझे कि थ्रेट का शिकार थे। इसकी लंबी डिबेट में नहीं जाएंगे कि कैसे हमने किया, लेकिन फाइनली जिस दिन हमने ये धमाके किए तो उसका एक बड़ा एक फायदा हुआ कि आप कम से कम सिक्योरिटी वाली जो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन थे आप उससे निकल आए। आप जिस तरह कहते हैं कि पंजाबी में कि आप सर उठा के आप जिए, तो मेरा ख्याल है कि जब तक हमने धमाके नहीं किए, आप इंडिया के हवाले से, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से आप कभी सर उठा के नहीं जीत के। हालांकि 65 की जंग आपने जीती, या इससे पहले और मामला भी ढेर सारे थे, कश्मीर को देख लें, सियाचिन को देख लें, लेकिन जिस दिन आपने धमाके किए हैं उस दिन से आपने जीना शुरू किया है, पहला पॉइंट। और दूसरा फकर, आप मॉडर्न लिविंग को, मॉडर्न सोसाइटी को देख लें, मॉडर्न वर्ल्ड को देख लें, जब तक आप सिक्योरिटी वाइज कैपेबल नहीं है आप उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते। एक फैमिली की आप एक एग्जांपल दे दें, और उसके पास बड़ा पैसा है, बड़े नौकर चाकर हर चीज है, लेकिन आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होता। जब तक आपके पास कोई असलहा, जब तक आपके पास आर्म्स एमिनेशन ना हो, तब तक कोई फायदा नहीं। अगर आप जाएं बीइंग मुस्लिम, अगर देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हदीसें वगैरह हैं, या उनको कोट किया जाता है, वो कहते हैं कि उनके घर में अगर दाने थे या नहीं थे, उनके दौर में सहाबा कराम को भी देख लें, लेकिन दीवार के ऊपर 6 से 7 लेटेस्ट वेपन जो थे वो लटके हुए आपको मिलते थे। ये हिस्ट्री हमें बताती है कि बीइंग मुस्लिम भी आपने अपने घर को महफूज करना था, स्टेट को महफूज करना था, जो कि हो गया 28 मई को। उसके बाद अब आते हैं काज़मी साहबा की बात के ऊपर। वो जब काज़मी साहबा ये फरमा रही हैं कि उसके बाद आप उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अब कैपेबल नहीं है, तो ये एक लॉस की उन्होंने एक बात की। मैं यहाँ पे उनके साथ एग्री करता हूँ। जाहिर सी बात है कि आपने उनको एक स्पेशल सेटअप देना है, उनके ऊपर एक पूरा हमारा एक स्टडी डिवीजन है, आप रिसर्च लेबोरेटरी से अलावा हट के उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी जब आप अपनी कौम को देते हैं तो वो उसकी एक प्राइस होती है, वो आपको ये प्राइस मेंटेन रखनी पड़ेगी। ये तो आपने करना ही करा है। यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें, इंडियंस को देख लें, बाकी सारी स्टेट्स को देख लें, तो हम अब सिक्योरिटी वाइज सिक्योर हो गए हैं, लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि आपने ये समझ लिया कि एटम बम बना लिया तो दुनिया के सारे मसाइल खत्म हो गए पाकिस्तान के। तो ये एक इंतहाई ड्रॉबैक था आप इकोनॉमी के ऊपर। मतलब एक और भी इसका फेल मेरे ख्याल जो काज़मी साहबा के साथ हम डिस्कस करेंगे, जब आप न्यूक्लियर स्टेट हो गए तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप था वो ये होना चाहिए था कि एनर्जी का इशू जो है
इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का, वो 1947 से जिस दिन हमारे मुल्क की पैदाइश हुई वो तब से आ रहा है। न्यूक्लियर बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, आपकी इकोनॉमी ठीक हो, या अगर आप उसको नहीं कर सके तो कम से कम बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी होना चाहिए थी, बदकिस्मती से नहीं हो उसके। मैं आपको बताऊं कि जो पेरिस एलोन, फ्रांस की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ पेरिस की बात कर रहा हूं, उनके कैपिटल की, कि एक शहर पूरे पाकिस्तान की बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से वो ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा, और उनको वहां पे कोई मसाइल नहीं है। हम गए एक दफा वहां पे बेल्जियम, तो वहां पे होटल में बैठे हुए, आई वॉज द मोस्ट जूनियर, हम एक डेलीगेशन के साथ गए नेटो के, उसमें कोई तकरीब थी, तो वहां पे लाइट चली गई, सिर्फ विद इन 30 सेकेंड लाइट बहाल कर दी उन्होंने। लेकिन जैसे ही गई तो जो मेरा एक था, मैंने कहा क्या बात है यार, हम ऐसे पाकिस्तान करोड़ होते हैं, यहाँ पे लोड शेडिंग यार, इतनी तरक्की अब तो मुल्क में जा रही है। तो देन वो मुझे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अपना जिया शाहिद साहब को, उन्होंने कहा होल्ड ऑन जेंटलमैन, ये पावर ब्रेक डाउन है, इसको आप लोड शेडिंग नहीं कह सकते। अभी वो ब्रेक डाउन के डाउन पे ही गए होंगे तो लाइट आ गई। तो प्रॉब्लम ये है कि आप न्यूक्लियर स्टेट बन गए लेकिन साथ में इकोनॉमी नहीं कर पाए, बेहतर नहीं कर पाए। आप इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल जनरेशन करें, आप अमेरिकन को देख लें या दुनिया की दूसरी, फ्रांस को देख लें, एटमी पावर जो थे, एटमी जो बिजली बनाने वाली जो हमने बेसिकली आइडिया लिया था वो फ्रांस से लिया था, और उन्होंने हमें बड़ा हेल्प आउट किया था। लेकिन मेरा ख्याल में कि ये एक फेलियर था, आपकी विल के ऊपर एटॉमिक स्टेट बन के सिक्योरिटी कंप्रोमाइज थी, उसको आपने, और जिस तरह काज़मी साहब कह रहे थे कि आप 30 दे रहे हैं जब से आपने बनाया है, तो बहरहाल दैट एक साइड पे आप अब इंतहाई शान के साथ जीने के काबिल हो गए। नाउ दिस इज अप टू द मिलिट्री एंड सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप कि आप इकोनॉमी बेहतर करें। और अब हमें अभी तक ताने मिलते हैं कि न्यूक्लियर स्टेट, और खाने को ताने नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये हमें ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए हमने बनाया था, जो हम सुनते हैं, वो मकसद बहरहाल पूरा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि जिस दिन को सारी कौम मनाती है, कल हम भी उनमें शामिल थे, तो वो तो बहरहाल होना चाहिए था। लेकिन दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर फेल हुए। मैं काज़मी साहब के साथ एग्री करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। क्लस्टर साहब, जी प्लीज आप बात करें। मैं बिल्कुल कैशवन ने एकदम सही बात की है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि वो जो कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। तो वो जो बात उन्होंने की कि साहिबा कराम की कि घर में चाय खाने को दाना ना हो लेकिन तलवारें लगी होती थी, तो सर तलवार भी तो तभी उठाने के काबिल होंगे ना जब पेट में दाना जाएगा। अगर पेट में दाना नहीं जाएगा तो वो तलवारें उठा के लड़ने की हिम्मत किस में रह जाएगी। तो बिल्कुल इस चीज को सिर्फ कंपटीशन के तौर पे आप बिल्कुल ठीक है, और कंपटीशन के तौर पे लेना, और ये सोचना कि अगर मैं सोचूं जी मेरे पड़ोसी ने अगर जो है वो आईफोन ले लिया है तो मुझे चाहे किडनी बेचनी पड़े मैंने भी लेना है, तो वो चीज कंपटीशन उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए। उससे बिल्कुल। अच्छा एक लेकिन काज़मी साहबा लेट मी रिस्पॉन्स टू काज़मी साहबा, आईफोन की आप बात करें, वो एक लग्जरी में आ गई, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज थी, शान से नहीं जी पा रहे थे, ये जरूरी था। लेकिन उसके बाद जो आगे जो आपने बात फोन तो नहीं आया आपको, कैशवर को कोई फोन तो नहीं आया? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। एक और चीज आप हमारे पोल न खोलें, आप पोल। अच्छा एक चीज और है, जी आप मतलब रिलीजन में भी मुफलिसी को सबसे खतरनाक चीज कहा गया, ये बात हमें माननी पड़ेगी। इसमें कोई मतलब मैं खुद पर्सनली मतलब मैं खुद ये कहता हूँ यार, आप जनूबी पंजाब से हैं क्लस्टर साहब, आप लोगों के घरों में छोटा मोटा वेपन हर किसी के घर में होता है, हम लोग भी रखते हैं, बिलीव मी। मतलब दुश्मनी हो या ना हो लेकिन वेपन हमारे घरों में होता है। बहुत कुछ रखते हैं, हम सिर्फ वेपन छोटा मोटा रख लेते हैं, आप बहुत कुछ रखते हैं वहां पे, मुझे पता है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, बहुत अच्छा काम करते हैं।
میں آپ کو بتاؤں نا کہ مطلب ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ چیز رکھتے ہیں اس کے لیے نہیں کہ یار ہم نے خدا نہ خواستہ کسی کو اس سے ہٹ کرنا ہے. میری گاڑی میں اکثر مطلب میرا پسٹل میری گاڑی میں ہوتا ہے. اسلام آباد کے اندر کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ آج کل ایسے حالات ہو گئے کہ اس دن میرے آفس کے ایک لڑکے کو وہ گھر جا رہے تھے اور رات کو کچھ مطلب ڈاکو آئے اور انہوں نے ان سے سنیچنگ کرنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ جب ہاتھاپائی ہوئی تو اس کو گولی مار دی, مطلب ٹانگ پہ اس کو گولی لگی اس لڑکے کو. ٹھیک ہے, تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ میں نے کسی کو اس سے وہ کرنا ہے. تو اس وجہ سے مفلسی کے اوپر بھی ہمیں, جو غربت ہے, جو پاورٹی ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے, ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور ساتھ ساتھ میں نو ڈاؤٹ کہ ہمیں سیکیورٹی کو دیکھنا ہے, ہم نے ارد گرد دیکھنا ہے کہ یار ایک طرف ہمارے افغانستان ہے, وہاں پہ بھی حالات اچھے نہیں ہیں, خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہندوستان کے ساتھ ہمارے اچھے کبھی برے, مطلب اس طرح اپس اینڈ ڈاؤن لگے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. آتے ہیں ایک اور مطلب ہمارے پاکستان کا ایک بڑا مطلب سویر قسم کا ایشو بنتا جا رہا ہے کہ صحافیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے مطلب مختلف رائے ہیں لوگوں کی, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کیسور سے بھی میں پوچھوں گا. آرزو, پہلے آپ سے, اسد کے اوپر ابھی 3-4 دن پہلے اٹیک ہوا, اس کے گھر میں اس کو باندھا, مارا پیٹا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مطلب اتنا تو زخمی ہوا نہیں, تھوڑا سا زخمی ہوا ہے. مطلب یہ چیز مجھے بڑی حیران کرتی ہے کہ یار کسی کے گھر کے اندر گھسنا ہی, میں کہتا ہوں, میں ذاتی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جب قدم آپ نے اندر رکھ لیا نا بغیر اجازت کے, تو یہی بہت ہوتا ہے. باقی چھوڑ دے کہ آپ نے اس کو مطلب ہٹ کیا یا نہیں کیا. لیکن یہ مطلب کیونکہ نوک کرتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں بھئی آپ کسی کے جان پہچان کے ہوتے ہیں, تو تب ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں. ایسے تو نہیں کہ مطلب منہ اٹھا کے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز کیوں اس طرح کی چیزوں میں زیادتی آئی ہے. اور پچھلے مطلب جب ہم 2 سالوں سے دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی اس حکومت میں, حالانکہ پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے, یہ نہیں کہ نواز شریف یا زرداری صاحب کی حکومت میں نہیں ہوئے تھے, لیکن اس میں بڑے, اور اسپیشلی اسلام آباد میں یہ چیز بڑی ہے. جی بالکل فخر, یہ بات ہے کہ پاکستان میں پچھلے 2-3 سال میں جو ہے وہ ٹالرنس لیول بہت کم ہو گیا ہے لوگوں کا. لوگ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ 2 لوگوں کے رائے الگ ہو سکتی ہے. ابھی جیسے میں بات کر رہی ہوں اور کلاسرا صاحب بات کر رہے ہیں, تو کئی چیزوں میں ہم لوگ الگ الگ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, لیکن وہ بھی میری بات سن رہے ہیں اور میں بھی ان کی بات سن رہی ہوں. اس میں ایگری اور ڈس ایگری ہونے کا رائٹ دونوں کے پاس ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اب یہ رواج سا بن گیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے ہٹ کے بات کرے تو گورنمنٹ لیول پہ بھی لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے, پرسنل لیول پہ بھی ہوتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پسند نہیں آتی بات. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر وہ چاہے اسد طور ہو یا حامد میر ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کسی بات کے اوپر, تو اگر تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ غلط بتا رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں تو انہیں نوٹس ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو پھر خود کو ٹھیک کر لینا چاہیے. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک تو غلط کام کرتے ہیں, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے گورنمنٹ ہو, چاہے بزنس کمیونٹی ہو, کسی بھی جگہ کے لوگ ہوں, وہ جب ان کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے, چاہے وہ ملک ریاض ہو یا کوئی, تو وہ اس کے اوپر کوئی ان کے پاس ریزن تو ہوتا نہیں, نہ ہی کوئی ان کے پاس کوئی سالڈ پوائنٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ اس طرح کی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسی ایک کے اوپر اس طرح کا ٹارچر کر کے باقی سمجھیں آپ لوگوں کو ایک طرح کا میسج دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کے اندر, آپ ابھی تک سمجھتے تھے, میرے جیسے بہت سے صحافی ایسا سمجھتے تھے کہ ہم گھر سے باہر جائیں گے تو شاید کوئی ہمیں اٹیک کر سکتا ہے. لیکن اب لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں. اور یہاں پہ تو یہی ہے کہ جی 2-4 پروٹیسٹ کے لیے لوگ نکلیں گے, اور جس طرح سے بات کی ہے فواد چودھری صاحب نے, وہ بھی ایک بڑی افسوسناک طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ اسائلم لینے کے لیے کرتے ہیں جرنلسٹ, اور ایسے کون سے جرنلسٹ ہیں جو باہر چلے گئے, وہ مجھے بتائیں نا. سبھی تو یہاں ہیں, افسار عالم بھی یہاں ہیں, حامد میر بھی یہاں ہیں, طلعت حسین بھی یہاں ہیں, رؤف کلاسرا بھی یہاں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ایلیگیشنز لگتی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں یا وہ بہت بولڈ ہو کے بات کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں. سب لوگ ادھر ہی ہیں. تو آپ یہ ایلیگیشن کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے جو ان کے یوٹیاز ہوتے ہیں وہ بھی اسی کام پہ لگے. تو مگر اچھی بات یہ ہے کہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ افسار عالم صاحب کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی, اور بہت سے اس طرح کے دوسرے واقعات بھی ہوئے جس میں فیمیل جرنلسٹ کو تو مار بھی دیا گیا ہے, کراچی میں بھی, بلوچستان میں بھی, اور KPK میں بھی. لیکن لوگوں نے بولنا نہیں چھوڑا ہے.
लोग अब बात करने लगे हैं और अब उन लोगों का नाम भी लेने लगे हैं जिनका नाम लेने पे 5 लाख जुर्माना हो जाता है। तो लोग अब जो है थोड़े बोल्ड हो गए हैं और अब ये चीज पहले जैसी नहीं है। अब सोशल मीडिया ने और टेलीविजन ने लोगों को बहुत हद तक सच बोलने को और सच समझने पे तैयार कर लिया है। अच्छा क्लास साहब, आप मतलब जर्नलिज्म करते हैं, बड़े अच्छे इदारों के साथ आपने काम किया, कर रहे हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं आप। इस तरह के वाकयात मतलब मैं एक सीधी सी बात करता हूं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ अगर ज्यादती होती है, बल्कि मैं कहता हूं हमारी कम्युनिटी से ना भी हो, कहीं भी किसी इंसान के साथ होती है, तो एज ए जर्नलिस्ट हम उसके लिए स्टैंड लेते हैं। ये हमारी मतलब मेरे ख्याल में सबसे एक बड़ी जो जिम्मेदारी हम लोगों की होती है एज ए जर्नलिस्ट, तो शायद हम ये करते हैं। और उन चीजों को भी उठाते हैं जिनको आम लोग उससे डरते हैं, उस सवाल को उठाने से, उस सवाल को पूछने से, या उस इशू को उठाने से। आप सिंध में देख लें, आप मेरे खैबर पुख्तनख्वा फाटा में देख लें, इवन इस्लामाबाद में देख लें, जनूबी पंजाब में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, लोग सवाल उठाते हैं जो मर्जी हो। बहुत सारे लोग आपके सामने, ये तो मतलब असद तूर तो चले इस्लामाबाद में था, हमारे सामने था। मतीन चकजई चमन में मेरे रिपोर्टर थे जिसको एफसी ने उठाया और 3 दिन तक उसको टॉर्चर किया। बिलीव मी, ये मतलब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे इदारे के साथ काम करता हूं और बड़ा जबरदस्त तगड़ा किस्म का जर्नलिस्ट है। उसके साथ एक समा का लड़का उठाया गया था। क्या आप लोगों ने ये वाली खबर क्यों दी? चमन बॉर्डर के हवाले से कोई खबर थी, आपने ये क्यों दी? मतलब ये वो मिसालें हैं कि बहुत सारी ऐसी होती है कि जिसकी मशहूरी कम होती है, मतलब इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक या फिर लाहौर प्रेस क्लब तक या कराची प्रेस क्लब तक वो नहीं पहुंच पाती, लेकिन होती तो है। क्या देख रहे हैं कि ये क्यों? अगर किसी को सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, मैंने कोई गलती कर ली तो मैं इंसान हूं सर, मैं गलती कर सकता हूं, आप इंसान है, आप गलती कर सकते हैं। किसी खबर में कोई आपसे हो सकता है आपके सोर्स ने कुछ बताया, आपने कंफर्म भी किया हो, लेकिन वहां से भी आपको शायद एक्चुअल चीज ना मिली, हो जाता है, मतलब ऐसा तो नहीं है। फिर क्यों हम डरते हैं कि अगर किसी ने सवाल उठा लिया तो हमने उसको फिर कहा कि नहीं, इसको तो जरा कोर्ट लगा दो कि ये मतलब इंसान का बच्चा बने, पूछे ही ना आइंदा। फखर, मैं आपको बताऊं कि 92 से 2021 तक 61 जर्नलिस्ट जो पाकिस्तानी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको मार डाला गया। ये वो लोग हैं जिनकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती की वजह से उनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है 61। इससे कहीं ज्यादा तादाद ऐसी है जिनको हमने कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया। ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये CPJ के कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट इंटरनेशनल बॉडी है, ये उनके फिगर है। अब ये तो इनकी तो डेथ हो गई। अब जिनको थ्रेट किया जाता है, असद तूर को मैं कभी नहीं मिला लेकिन उसको मैं जानता हूँ, बहरहाल हमारी कम्युनिटी का हमारा एक मेंबर है इसका जर्नलिस्ट कम्युनिटी का, उससे बड़ी हमदर्दी है। और उसके साथ जो भी है, जिस तरह काजमी साहब ने कहा कि आप भले कुछ भी ना कहें, लेकिन उससे एक मैसेज चला गया है कि आप बाहर निकलेंगे तो पहले ये था कि आपको कुछ होगा ना, अब घर में साथ ये चीजें हो रही हैं, तो अब एक प्रेशर आने होल एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी को पड़ गया है। तो मैं बात कर रहा था 60 डेथ एक साइड पे कर लगी, जिनको पीटा जाता है, जिनकी उंगलियां तोड़ दी जाती हैं, टांगें तोड़ दी जाती हैं, या दूसरा जो एक्सपेक्ट है कि आप उनको अटैक नहीं करते सहाफियों को, बल्कि आप उनके किसी फैमिली मेंबर को टॉर्च कर लेते हैं। वाइफ जॉब कर रही है, उसका तबादला 100 किलोमीटर दूर कर लें, ये भी टॉर्चर में आता है। ये ऐसी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होते। यहाँ पर सहाफी बदकिस्मती से उस दिन खबर बनता है जिस दिन वो मर जाता है, मार दिया जाता है उसको, या फिर उसके साथ कोई ऐसा, जिस तरह तूर साहब के साथ हुआ है। हम उस चीज पे जाते नहीं है क्योंकि मैं कोई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि जहाँ ही मैं कोई, मेरे को पास कोई 50-60 बंदूकों की टीम है जो जिसको मैं लगाऊं कि पता करो कि तूर साहब ने इसके साथ जेन्युइन हुआ है या इसको, या इन्होंने कोई ड्रामेबाजी की है एजालम के लिए। हमारे पास ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं है, हमारे पास रियलिटी नहीं है कुछ जान सके। लेकिन अटैक हुआ, आपने CCTV फुटेज देखी होगी, जिस तरीके से पीछे से हाथ उसके बंधे, उसके वो बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं, जिस तरीके से वो बेचारा रो रहा है, आप उसको देखें। और जो उसके, मेरा ख्याल है कि कोई जी होश आदमी, हम तो सहाफी अपनी कौम को वो बताने की कोशिश कर रहे होते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। जब ये फुटेज उसकी बहन, बेटी, इफ ही इज मैरिड, भाई बाप ने जब देखी होगी, उनके सेंटिमेंट्स क्या होंगे? अगर आप उस जगह पे होते तो आपको घर से फोन आता तो क्या आता? अब मेरी जो फैमिली है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर साउथ पंजाब में लिया में है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ऐसा होता तो मेरे वालिद साहब ने पहला काम यही करना था, बल्कि उन्होंने बड़े बेटे को भेजना था कि इसको जो है अगर नहीं दिया था तो उसको उठा ला और इसको वापस जर्नलिज्म छोड़ दे।
थ्रेट है। आप हामिद मीर को देख लें, आपको ढेर सारे, जो आपको याद होगा कि हामिद मीर को जब एक अटैक हुआ तो आज तक लोग कहते हैं कि 6 गोलियां उसको कैसे लगे हैं, बच कैसे गया। आप इसके ऊपर ताने मारते हैं अबसार आलम के ऊपर कि जी उसको गोली लगी तो वो स्माइल कैसे कर रहा था, वो तो बड़े सुकून से बैठा हुआ था। इन चीजों को छोड़ दें आप। रऊफ क्लासा की आपने बात की है, दूसरे सहाफियों की आपने बात की, थ्रेट बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं। अपनी बात नहीं कर सकते, बुरा लगता है, लेकिन हमारे साथ भी ऐसे, मेरे साथ भी ऐसे वाकयात हुए हैं कि जब मैं बाज नहीं आता तो मेरी सिस्टर्स के तबादले कर दिए गए, उनको जिला बदर कर दिया गया। तो ढेर सारे मसाइल हैं। तो जिस तरह आरजू ने बताया कि इस वक्त पिछले 2 साल से हमने देखा है कि सहाफियों के ऊपर अटैक ज्यादा बढ़े, और मेरा जवाब वैसे ये है कि ये आजमी साहबा जैसे, आरजू साहबा जैसे जर्नलिस्ट थे, वो हमारे जैसे लोग थे जो उस वक्त इमरान खान साहब को लेके आने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे थे कि हम जो है ना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, सुहाने सपने, और भुगतो, बिल्कुल अब भुगतो। वहां पे उनके साथ कंटेनर में खड़े होके आप लोग लाइव प्रोग्राम करते थे उनके ऊपर, बिल्कुल। तो अब 24 घंटे यही चल रहा होता था मीडिया के ऊपर। ये अब आरजू साहबा हूँ या फिर वो हूँ, अब मुबशर लुकमान जैसे लोग हूँ, ये उनको भुगतना चाहिए कि आपने उस वक्त वन साइडेड रिपोर्टिंग की है, आपने पॉजिटिव साइड दिखा दी, नेगेटिव नहीं दिखाई। और जैसे ही ये लोग है, उस वक्त हमें थोड़े बहुत इंडिकेटर्स मिल रहे थे कि आप इसको इस हद तक लेके ना जाएं। मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, लिमिटेशंस भी होती हैं, आप थोड़ा सा लिमिट में रहें। लेकिन जैसे ही आया तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की गवर्नमेंट में सबसे बड़ा जो वो है प्रेशर आया, वो हम सहाफियों के ऊपर आया। बेहतर है कि खान साहब ने मिलिट्री के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए। पहली गवर्नमेंट में देख रहा हूँ कि जो कि बड़ी बेहतरीन, बड़ी सिमिट्री में है मिलिट्री के साथ। लेकिन आप इसके ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करें। सेल्फ सेंसरशिप है। अब जब भी आप कोई स्टोरी करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको प्रेशर हो, आप बाजू का कुछ चीजें खुद भी सेंसर कर देते हैं कि यार इसको नहीं करना। आप इंडेक्स देख लें, आपका प्रेस फ्रीडम के हवाले से अब वन यू फॉल एट, पाकिस्तान फॉल्स एट 184 नंबर के ऊपर। बातें करते हैं अमेरिका के साथ आप करने की, इंडिया में भी मसाइल हैं, लेकिन फिर भी ऐसा मसाइल नहीं है। आप फ्रांस को देख लें, जेनेवा कन्वेंशन पे आपने दस्तखत कर लिए, आज तक आप लोगों ने उसको इन ट्रू स्पिरिट मेंटेन नहीं किया। मेरा ख्याल है कि दिस इज द राइट टाइम कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को उठना पड़ेगा। कुर्बानी दिए बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लिहाजा ये एक बड़ा सैड है। एक चीज जो बिल्कुल आपने सही कही कि 184 नंबर है, जो मतलब एक और रिपोर्ट के अंदर 145 में से हम 139वें नंबर पर हैं। एक और रिपोर्ट आ रही है, मतलब वो भी इसी तरीके से चीजें। इसके अलावा जो ग्लोबल डेमोक्रेसी के ऊपर मतलब अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, उसमें पाकिस्तान को फेक डेमोक्रेसी वाले मुल्कों में 10 फेक डेमोक्रेसीज के मुल्कों में डाला गया। पाकिस्तान में उसका नाम है, और हिंदुस्तान को कहा गया कि कमजोर डेमोक्रेसी। फेक नहीं कहा गया। उनको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में आई ओपनर है हम सबके लिए। लेकिन अफसोस कि हुकूमत वजह इसके कि वो अपने आप को ठीक करे, वो आर्म ट्विस्टिंग करती है कि क्लासरा साहब ने ये वाली स्टोरी क्यों की, ये वाली खबर ब्रेक क्यों कर दी, इससे तो हमारी मतलब हमारे पोल खुल गए। रिंग रोड की स्टोरी क्यों कर दी, शुगर स्कैंडल की स्टोरी क्यों कर दी, या किसी भी XYZ की मैं कहता हूं ये वाली क्यों कर दी। मसला ये है कि हुकूमत जब इससे निकलेगी वो कहेंगे कि यार हम गलतियां भी करेंगे लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे। हम सहाफियों को नहीं छेड़ेंगे, सहाफी अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। मेरे ख्याल में इनका काम आसान भी हो जाएगा। जी फखर, जेनेवा कन्वेंशन के तहत जो प्रेस फ्रीडम के हवाले से मुल्क साइन करते हैं, तो उसके हवाले से आपने प्रेस को एक चौथा स्टोन माना हुआ होता है, और जब आप उसको मान लेते हैं तो आपने उसको फैसिलिटेट करना होता है। यहाँ पे तो फैसिलिटेट क्या, यहाँ पे तो आप उनके सामने अभी तक अनफॉर्चुनेटली ये स्टेट की एक रीत चली आ रही है कि आपने इनको दबा के रखना है, और यही इमरान खान साहब की इस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा हुए हैं। और मुझे वैसे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, लेकिन एक बड़ा बेहतरीन पॉइंट आजू साहब ने वो रेज किया, वो ये कि इतने सारे आर्ट के बावजूद हम लोगों ने, हमारे सीनियर्स ने, जूनियर्स ने, कम्युनिटी ने बोलना नहीं छोड़ा। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर होंगे। मैं सहाफियों के हवाले से कह रहा हूँ, सहाफियों के ऊपर इस किस्म के जो है मामलात हैं वो और ज्यादा होंगे। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट ही इस किस्म के करती है। मेरा ख्याल है कि इस किस्म के मामलात में कुछ तीसरी पार्टी भी फायदा उठा जाती है।
तीसरी, आप सहाफियों के ऊपर जब अटैक होते हैं, आप उनके पर्सनली जो मामलात होते हैं, जिस तरह हमने देखा कराची में एक नौजवान बोल न्यूज का, मुझे अब उनका नाम याद नहीं है, मियां वाली से उनका ताल्लुक था, तो उसको जब उन्होंने मारा तो वो उनके अपने पर्सनल डिस्प्यूट थे। तो जब आप पर्सनल डिस्प्यूट में आके सहाफियों की डेथ होती है, मर्डर होते हैं, तो आप उनको भी एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल देते हैं, ये गलत है। लेकिन बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट का इंतहाई घनाना रोल रहा है सहाफियों की आवाजें बंद करने में, और मेरा ख्याल है कि ये आगे भी रहेगा, कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, असल बात यह है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट, हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हम तो नहीं कहते, लेकिन वो खुद अपने आप को बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं सस्पेक्ट बनाते हैं। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से वीडियोज आई, सारा कुछ हुआ, आप भाई एक बंदे को उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? ठीक है, आज तक मतलब मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किए हुए मेरे ख्याल 6-7 महीने से तो ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चला कि किसने किया। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा फखर, आप बड़े बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, बहुत बेहतरीन, बड़े हुल्क में उठते बैठते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब आप मतीउल्लाह जान की बात करेंगे, दैट वाज ए डूबियस केस, उसके सारे आप उसको डिस्कस करें, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। एजेंसीज की वर्किंग को मैं भी जानता हूँ, काफी अर्से से जानता हूँ, उनका विक्टिम भी रहा हूं मैं, लेकिन वो जो काम हुआ है उसमें किसी तौर पे भी नहीं लगता कि ये एक जेन्युइन था। आप बिल्कुल इसको नहीं आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसके पास दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन मतीउल्लाह जान उन सहाफियों में से है जो वन साइडेड चलते हैं, तो अपनी जो उन्होंने सिंपैथीज लेनी है पब्लिक में से, या फिर आपने फेमस होना है तो आप अटैक कर दें इसके ऊपर, ISI के ऊपर, MI के ऊपर, IB के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, तो ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। बदकिस्मती से वो हमें इम्प्रेस नहीं कर सका मतीउल्लाह जान, लेकिन हामिद मीर को देख लें, हामिद मीर को देख लें, जेन्युइन अटैक था। मैं कहता हूं उनके ख्यालात से मुझे मतलब बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है मतीउल्लाह जान साहब के, लेकिन जो उनके ऊपर हुआ उसकी कैमरा एविडेंस हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद भी इस्लामाबाद सेफ सिटी है जैसी जगह से उसको उठाया गया। तो वैसे तो हमारे इदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन ये वाली अभी तक नहीं पता चली। अगर वो कहते कि यार हमने नहीं किया, ये फेक था, तो फेक को तो ज्यादा उनको मतलब उसको ओपन करके लेके आना चाहिए कि यार कल को कोई साफी मेरे जैसा फखर यूसुफजई अपने फायदे के लिए कोई ये ना उठा ले, आरजू काज़मी साहिबा या क्लासरा साहब इस तरह का 2 नंबर काम करके और अपने आप को फेमस करने की, या कोई इस तरह ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल ठीक है। हमारे पास तो फैसिलिटीज नहीं है, हाँ हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर एक ब्लेम लगा है, तो उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, रिसोर्सेज है, तो उनको चाहिए था कि बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टिगेशन करके दूध का दूध पानी का पानी करते। अगर वो हो जाता, आप ठीक कह रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो शायद तूर वाले वाकये के बाद हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो ये इंतहाई डूबे स्टेटमेंट ना देते कि जी साफी खुद करते हैं एजालम लेने के लिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका बड़ा जोरदार था, लेकिन मतीउल्लाह जान के ऊपर मेरा दिल नहीं मान रहा, उसकी कोई हरकतें ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूं। मतलब डिसएग्री एग्री हम एक दूसरे से कर सकते हैं। दूसरी बात सर, बात यह है कि मैं कहता हूं कि यार मतलब आजकल छोटे से छोटा जर्नलिस्ट मेरे जैसा और बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट जो है, दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां पे हम लोग नहीं जाते? एक बात करूं, बड़े, मैं ये नहीं कहता कोई बड़ा बोल नहीं है, लेकिन आजकल जिसे कहते हैं छोटे छोटे, जिसको कहते हैं ना कि मतलब छोटे छोटे अखबारों में रिपोर्टिंग करने वाले लोग भी दुनिया के मुल्कों में फिर रहे होते हैं, अमेरिका बैठे होते हैं, कभी कनाडा बैठे होते हैं, कभी यूरोप में बैठे होते हैं। ये वाली कहानी के एजालम मुझे क्या जरूरत है कि पाकिस्तान में जो लग्जरीज मुझे पाकिस्तान में मिली क्वेश्चन मार्क है, मुझे वो जर्मनी और लंदन में सर नहीं मिलेगी, ये मुझे पता है। आप भी जाते रहे, मैं भी जाता रहा हूं, मुझे अंदाजा है कि वहां पे लाइफ ऐसी नहीं है कि हम जो सोचते हैं या जो हमें नजर आती है। दूर से लोग कहते हैं कि शायद वहां पे कोई दरख्तों पे पैसे लगे होंगे और हम तोड़ देंगे और जेब में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे दिन रात काम करना पड़ता है। पाकिस्तान में घरों में हम लोगों ने जो है वो मेड्स और पता नहीं क्या सर्वेंट्स रखे होते हैं, ड्राइवर्स रखे होते हैं। बाहर बड़े बड़े लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोग ये अफोर्ड सर नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एजालम हर किसी का मसला ही नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का होगा, वो बड़े लिमिटेड होंगे। हर किसी को ये नहीं चाहिए कि यार मैंने जाके जर्मनी रह लेना है। मुझे अगर वैसे जाना है तो मैं जाके रह लूंगा ना, वापस आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है इतने पैसे होंगे कि मैं वहां छोटा सा घर ले सकता हूं। तो मुझे क्या जरूरत है इस चीज की कि मैं अपने आप को पिटवाऊं और ये सारी चीजें करूं। और टाइम खत्म है, लेकिन लास्ट कमेंट्स आपसे लेकर उसके बाद वाइंड अप कर रहे हैं। बस मैं यही कहूंगी कि अपने मुल्क में बैठकर और फिर यहाँ पे क्रिटिसाइज करना, बताना कि क्या चीज गलत है और सही करने की जरूरत है,
وہ کام جرنلسٹ کرتے ہیں اور آئی ہوپ کہ کرتے رہیں گے، کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کو بہترین بنانا ہے، پروگریسو کنٹری بنانا ہے، تو ہمیں خود ہی سمجھنا ہوگا کہ کون سے ویک پوائنٹس ہیں جن کو لے کے ہم نے کام کرنا ہے اور اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. باہر والے ہمیں بتاتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ ہم خود بات کریں اور خود اس چیز کو سمجھیں. بہت شکریہ آرزو آپ کا، اینڈ تھینک یو ویری مچ کاسور صاحب آپ کا، کیونکہ کل اسرائیل کے فارن منسٹری کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ پاکستان ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، خود شیشے کے گھر میں رہ کے یہ بات کرتا ہے. وہ چیز کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ختم تھا اس لیے میں نے ڈسکس نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ مطلب گندے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں اتنے ساری چیزیں، اتنے سارے مطلب مسائل ہیں کہ ہم دوسرے کی طرف جب انگلی اٹھاتے ہیں تو میرے خیال میں 4 انگلیاں ہماری اپنی طرف آ رہی ہوتی ہے اور لوگ پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہ چیزیں اٹھ رہی ہوتی ہے. کیسور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آرزو آپ کو بھی تھینک یو ویری مچ، اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر اینڈ بائے.